नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक नए टॉपिक पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का टॉपिक है जैविक अणु यानी बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स क्या क्या होता है उसके बारे में, उसके प्रकार के बारे में हम समझेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आरआरबी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में समझेंगे। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं इससे रिलेटेड, वो सारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैविक अणु, जो कि जैसे लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इनको जो है जैविक अणु होते हैं ये। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको कहते हैं। तो लिपिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। बायोमॉलिक्यूल्स वे होते हैं, वे बायोमॉलिक्यूल्स जो होता है वे कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित प्राणियों के शरीर में पाए जाते हैं और उनके जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये अणु जीवन की संरचना, कार्य और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कहलाते हैं क्या हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के होते हैं और जो होते हैं जीवित प्राणियों के शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बायोमॉलिक्यूल्स मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का अपना विशेष कार्य और संरचना होती है। कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन, फिर उसके बाद प्रोटीन, फिर लिपिड्स के बारे में और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। इन्हें शुगर या शर्करा या पॉलीसैकराइड्स भी कहा जाता है। इसकी संरचना होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है, इनका कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना, जैसे कि ग्लूकोज। पौधों में कवक में पौधों और कवक में संरचना प्रदान करते हैं, जैसे सेल्यूलोज और काइटिन। ठीक है, सेल्यूलोज और काइटिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है जो हमें क्या होता है, ऊर्जा, मतलब पौधों को जो होता है ऊर्जा प्रदान करते हैं और संरचना प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है ना। और डाइसैकेराइड्स कौन से होते हैं, सुक्रोज, यानी जिसको बोलते हैं टेबल शुगर, और होता है लैक्टोज। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स कौन से होते हैं, स्टार्च, जैसे पौधों में ऊर्जा का भंडारण, स्टार्च जो होता है पौधों में ऊर्जा का भंडारण होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन जो होता है वो जानवरों में होता है और जानवरों में ऊर्जा का भंडारण करता है क्या, ग्लाइकोजन। ठीक है, सेल्यूलोज जो होते हैं वो पौधों की कोशिका भित्ति होती है, उसको कहते हैं सेल्यूलोज। ठीक है, ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, ऊर्जा का प्रदान करता है और ये जो है मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। मेन ये समझना होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड की श्रृंखला से बनते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड की श्रृंखला से बनते हैं। ये शरीर की संरचना और जैविक प्रतिक्रियाओं के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन क्या करता है, शरीर की संरचना वो करता है, संरचना बनाता है और जैविक प्रतिक्रियाओं के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं प्रोटीन। ठीक है, इसकी संरचना क्या होती है, ये जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर से बने होते हैं। ठीक है, इनकी संरचना, प्रोटीन किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बनता है। ठीक है, ये प्रोटीन की संरचना हो गई।
अब प्रोटीन का कार्य हमें समझना चाहिए कि जो कार्य होता है वो भी हमें जैसे पता होना चाहिए कि प्रोटीन कार्य क्या करता है। तो प्रोटीन जो होता है वो शरीर की संरचना बनाता है, जैसे कि केराटिन और नाखून में, ठीक है। केराटिन बालों में होता है और नाखूनों में होता है, ठीक है। ये संरचना बनाता है जो प्रोटीन होता है, ठीक है। और एंजाइम्स के रूप में जैविक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। मतलब जो जैविक प्रतिक्रियाएं हम लोग करते हैं वो जैसे पाचन हो गया और मतलब हमारे शरीर को ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा वगैरह मिलती है, ये जो होती है वो करता है क्या, प्रोटीन का काम होता है। एंजाइम में जो होते हैं जैविक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और कोशिकाओं और अंगों का निर्माण करते हैं। ये क्या होता है, कोशिकाओं जैसे हमारी जो स्किन्स होती हैं वो जो प्रोटीन की संरचना से हमारी स्किन हो गई है ना, और अंग हो गए, उनसे मिलके बनती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोटीन के एग्जाम्पल्स होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन कौन से हैं, जैसे एंजाइम्स के बारे में समझते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो एमाइलेज और प्रोटीज, है ना। प्रोटीन तीन टाइप का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको। एंजाइम्स में होता है एमाइलेज और प्रोटीज, और संरचनात्मक प्रोटीन जो होता है वो होता है कोलाजेन और केराटिन, ठीक है। और कार्यात्मक प्रोटीन होता है इंसुलिन और हीमोग्लोबिन। इंसुलिन पता है आपको कि शुगर मेंटेन करता है हमारी बॉडी का, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, वो भी हमारी बॉडी में रक्त की मतलब यानी ब्लड को मेंटेन करता है, ठीक है। ये सारे जो होते हैं वो प्रोटीन में पाए जाते हैं। प्रोटीन की संरचना हमें जानकारी क्या है, प्रोटीन बनता किससे है, तो प्रोटीन बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बनता है प्रोटीन, ठीक है। और ये होती क्या है, मुख्यतः ये होती है एमिनो एसिड की श्रृंखला होती है, ठीक है। नेक्स्ट है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स वसा और तेल के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। लिपिड्स जो होते हैं वो भी ये बायोमॉलिक्यूल्स है, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स लिपिड्स का एग्जाम मतलब बायोमॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है लिपिड। तो लिपिड्स क्या होता है, ये होता है वसा मतलब फैट और ऑयल, ठीक है, के रूप में पाए जाते हैं ये बॉडी में, ठीक है। ये ऊर्जा का भंडारण करते हैं और कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये इन लिपिड्स का काम का क्या होता है कि ऊर्जा का भंडारण करते हैं और कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसकी संरचना होती है, ये मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की इसमें मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, ठीक है। इसका कार्य होता है ऊर्जा का दीर्घकालिक भंडारण, मतलब ज़्यादा समय के लिए ऊर्जा को भंडारित करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं और कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, ये क्या है कि कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स, ठीक है। स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, ये भी एक लिपिड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब कार्य है, कार्य में हो गया, ठीक है। कोशिका झिल्ली का निर्माण करना, हार्मोन्स का निर्माण करना और ऊर्जा का दीर्घकालिक भंडारण जो होता है वो लिपिड्स करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे साधारण लिपिड, जटिल लिपिड और स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो होते हैं कोलेस्ट्रॉल और एस्ट्रोजन। जटिल लिपिड्स होते हैं वो फास्फोलिपिड्स होते हैं, और साधारण लिपिड होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड। तो ये क्या होता है, चिकनाई प्रदान करता है हमारी बॉडी को, जो मूवमेंट होता है उसके रूप में। जब हमारी जैसे हमारा कोई भी अंग है, कलाई है या हमारी शोल्डर है, तो ये जो मूवमेंट करता है ये सब लिपिड्स की वजह से ही करता है, और ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए और आरएनए के रूप में मौजूद होते हैं और ये आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और स्थानांतरित करते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए और आरएनए के रूप में मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और ये क्या करता है, आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करते हैं। आनुवांशिक जैसे हमारे फादर से हमें मिलती है और हमें हमसे हमारे बच्चे को मिलेगी, ये सारी जो होती हैं जानकारी संग्रहित करते हैं और स्थानांतरित करते हैं। कैसी जानकारी, जानकारी ऐसी कि जैसे जो हमारी हाइट है या जो मतलब कलर है ना, या जो मतलब हमारी आँखें हैं, ये सारी टाइप की, या हमें कोई रोग है जैसे डायबिटीज़ हो गया, है ना, ये सारे रोग जो होते हैं वो आनुवंशिक होते हैं। आनुवंशिक में क्या होता है कि ये ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब जेनेटिक होते हैं, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। ये कार्य करता है कौन, न्यूक्लिक एसिड। तो इसकी संरचना होती है, ये नाइट्रोजन युक्त बेस, चीनी मतलब शुगर और फॉस्फेट समूह से बने होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन युक्त बेस यानी जो क्षार होता है, नाइट्रोजन युक्त बेस और चीनी और फॉस्फेट समूह से बनते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या है, डीएनए कार्य कर, डीएनए जो होता है
डीएनए कार्य करता है आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करता है, आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स हैं, डीएनए जो होता है वो कोशिका में के नाभिक में पाया जाता है, कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, और आरएनए जो होता है कोशिका के विभिन्न हिस्सों में कार्य करता है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको बायोमॉलिक्यूल्स के जो चारों एग्जाम्पल्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको अन्य जैव अणु जो अदर बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में समझते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। जो हमने चारों टाइप थे वो हमने चारों आपको बता दिए हैं, और चारों टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, अब अन्य जो जैव अणु होते हैं वो क्या है, जैसे विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, ये शरीर की जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, विटामिन क्या करते हैं, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो हमारे अंदर जो बायो बायो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, यानी जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, उनको पचाने का काम या और कुछ, मतलब हमारे अंदर जो एनर्जी मिलती है वो सब करने का काम जो होते हैं वो विटामिन्स करते हैं। ठीक है, और एक विटामिन के उदाहरण होते हैं ABCD और E और K। ठीक है, ये एग्जांपल याद करने का मतलब जो विटामिन से याद करने का तरीका है ABCD E और विटामिन K। ठीक है, नेक्स्ट है खनिज। खनिज यानी मिनरल्स। मिनरल्स क्या करते हैं, हमारे शरीर के संरचनात्मक और जैविक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। संरचना जो हमारी बॉडी की जो संरचना बनती है यानी स्ट्रक्चर बनता है, उसके लिए हमारे मिनरल्स जो है वो उपयोगी होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं क्या, कैल्शियम जो कि हड्डियों के लिए होता है, आयरन जो हीमोग्लोबिन के लिए होता है यानी ब्लड के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैव अणुओं का महत्व। अब इनका जो हम बायोमॉलिक्यूल्स है इनकी इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में समझते हैं। अब हम जो जैव मॉलिक्यूल्स या जैव अणु हम जो पढ़ रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस भी तो होनी चाहिए हमारी बॉडी के लिए या किसी के लिए। ठीक है, तो उसकी अगर इम्पोर्टेंस नहीं होगी तो हम इसका पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसके बारे में समझते हैं कि जैव अणुओं का महत्व क्या होता है। नंबर 1 है ऊर्जा उत्पादन। तो ऊर्जा उत्पादन में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स जो होते हैं वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, नंबर 2 है संरचना निर्माण। संरचना निर्माण क्या होता है कि प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं वो शरीर की कोशिकाओं और अंगों की संरचना बनाते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से, कितनी लंबी होगी, कितनी छोटी होगी, है ना, क्या उंगली है हमारी ऐसी होगी या नाक हमारी ऐसी होगी, ये सब क्या करते हैं कि प्रोटीन और लिपिड्स जो होती हैं जो कोशिकाओं को अंगों से निर्माण करती है। ठीक है, संरचना निर्माण करते हैं। तीसरा क्या है, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं। जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, जैसे एंजाइम्स जो होते हैं, जैविक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं, मतलब खाना पचाने वाला या जो हमारी बॉडी में जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसको पचाने के लिए जो होते हैं वो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज कर देते हैं, यानी 2 घंटे में हमें सारे मिनरल्स और जो विटामिन हैं वो हमें मिल जाएंगी। ठीक है, चौथा क्या है कि आनुवंशिक जानकारी का संरक्षण। जैसे न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए और आरएनए के रूप में हमारी जानकारी को जो है संग्रहित करते हैं, और हमारी जो जानकारी जो होती है पिछली पीढ़ी की जानकारी होती है वो आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो समरी है। समरी क्या है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो जीवन का आधार हैं, और ये शरीर की संरचना, ऊर्जा उत्पादन और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रमुख जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। इनके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, ये एक मतलब जैविक मॉलिक्यूल है, तो अगर इनमें से एक भी अगर कम हो जाता है तो बॉडी जो है ख़राब होने लगती है और बीमारियां लगने लगती हैं। ठीक है, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। अब हम पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि केसीन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है। केसीन हम आपने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, केसीन जो एक प्रोटीन होता है वो किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है मांस, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन बी सी सोयाबीन, ऑप्शन डी दूध। तो दूध जो है, दूध में केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड के यौगिक होते हैं
प्रकृति में 20-22 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीनों का संगठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर से मिलकर बनता है। अभी हमने आपको बता चुके हैं। केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। दूध का रंग सफ़ेद जो होता है वो केसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला रंग होता है, वो बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चंस के बारे में पता चल गया। कौन कौन से? जैसे दूध का जो रंग होता है, भैंस का दूध जो होता है वो होता है सफ़ेद होता है, ठीक है, उसमें होता है केसीन नामक प्रोटीन। और गाय का दूध जो होता है वो हल्का सा पीला होता है, उसमें होता है बीटा कैरोटीन, ठीक है। ये भी प्रोटीन ही है, बीटा कैरोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का उपयोग किया जाता है? मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी अर्ग, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी जूल, ठीक है। तो हम लोग को पता भी है इसके बारे में कि जो मानव शरीर की ऊर्जा होती है वो कैलोरीज में नापी जाती है, ठीक है। तो कैलोरीज जो होती है वो ऊर्जा मापन की इकाई है। यह मापन की मीटर पद्धति का अंग है, ठीक है, मीटरी पद्धति का अंग है। और इसके संगत जो है एसआई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। अब किया जाता है, लेकिन पहले जो है अभी भी कैलोरी का ही करते हैं, लेकिन जूल का भी है। किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा अन्य कुछ उपयोगों में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भोजन में मुख्यतः जो होती है वो कैलोरी में होता है। ऊर्जा का जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों में मीठेपन के कारण कौन सी शर्करा जो है उत्तरदायी है? तो जो फल होते हैं वो मीठे होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, क्यों वो मीठे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन डी लैक्टोज, ठीक है। तो जो फल में जो शुगर पाई जाती है वो होती है फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज को दूसरा नाम भी होता है फ्रूट शुगर, ठीक है। फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर एक साधारण चीनी है जो स्वाभाविक रूप से फल, शहद और गन्ने में होती है, जो इनके मीठेपन के लिए उत्तरदायी है। माल्टोज माल्ट द्रवों, अनाजों, चावल आदि में पाया जाता है, ठीक है। माल्टोज जो होता है किस में पाया जाता है? माल्ट द्रव, ठीक है, अनाजों में, चावल आदि में माल्टोज पाया जाता है, ठीक है। सुक्रोज जो होता है वो गन्ने में पाया जाता है, और लैक्टोज जो होता है वो दूध में पाया जाता है, ठीक है। सभी हमने बता दिया आपको। तो फ्रक्टोज जो होता है वो फ्रूट में पाया जाता है। माल्टोज जो होता है वो अनाज में पाया जाता है, अनाज में चावल, गेहूँ, इन सब में माल्टोज पाया जाता है। सुक्रोज जो होता है वो गन्ने में पाया जाता है, और सुक्रोज को नॉर्मल शुगर ही कहते हैं, ठीक है, जो गन्ने में पाया जाता है। और लैक्टोज का तो आपको पता है कि दूध में पाया जाता है, ठीक है। दूध से जब दही बनता है तो वो बनता है लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है, ठीक है। किसके बारे में समझते हैं? कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है? बहुमुखी तत्व के बारे में समझते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी एंटीमनी, ऑप्शन सी बेरियम, ऑप्शन डी क्यूरियम, ठीक है। तो हमें पता है कि सजीवों में ज़्यादातर जो है वो कार्बन ही पाया जाता है, ठीक है। जंतुओं और वनस्पतियों के निर्माण के में कार्बनिक यौगिक प्रमुख है, ठीक है। यह हमारे भोजन, दैनिक उपयोग के पदार्थ, यातायात, प्रसाधन सामग्री, विस्फोटक पदार्थ आदि में एक प्रमुख तत्व है। सभी जीवों में कार्बन जो है उपस्थित रहता है। कार्बन तत्व सजीवों तथा हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है, ठीक है। कौन हो गया? कार्बन, ठीक है। तो मेन क्या है इसमें बहुमुखी तत्व? वो है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? पादपों में मतलब पौधों में जो होता है वो सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो पादपों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बन, ठीक है। तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मैग्नीशियम। और पादपों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से
कुछ ही तत्व अनिवार्य माने गए हैं जिन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो जैसे जो पादपों की वृद्धि में और उपापचय के में जो है दो प्रकार के तत्व माने गए हैं, अनिवार्य माने गए हैं, जो कौन कौन से हैं? ऑप्शन एक है बृहत पोषक यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो में कौन कौन से आते हैं? मैक्रो में आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो सब पाए जाते हैं मैक्रो। मैक्रो यानी बृहत, बहुत ज़्यादा जो पाए जाते हैं, ये सारे यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है सूक्ष्म पोषक। सूक्ष्म पोषक में क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कौन कौन से? लौह, मैग्नीज, तांबा, माल्बिडेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन और निकिल, ये सब पाए जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे हमारी फसलों में जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट छिड़काव किया जाता है इनका। ठीक है, तो ये चीज़ हम जब मतलब फसल हमारी कोई भी ख़राब होती है या वैसी फसल हो जाती है, कोई रोग लग जाता है, तो उसमें हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, अलग से हम लोग देते हैं, इससे हमारी फसल जो पौधे होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बनता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी पानी। तो आरआरबी जेई का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मानव शरीर का प्रमुख हिस्सा किससे बनता है? तो मानव शरीर का प्रमुख हिस्सा जो होता है वो बनता है पानी का। ठीक है, पानी जो होता है सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? अब इसमें ये क्वेश्चन जो है एएलपी में पूछा गया है। ठीक है, अब डीएनए के अंदर का पूछा गया है। ठीक है, लेकिन हम आपको बताते हैं। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी लयनकाय, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी गुणसूत्र। तो आपने सुना भी होगा कि जीन जो होता है वो डीएनए का एक खंड है जो जानकारी, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, जो केंद्रक द्रव्य होता है नेक्लोल्यूप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो केंद्रिका यानी न्यूक्लियस व क्रोमैटिन में मिलता है। ठीक है, गोलाकार केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है। अंतरावस्था यानी इंटरफेस में केंद्रक में अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका बनती है जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है। और अवस्थाओं व कोशिकाओं के विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है, उसे कहते हैं जीन। ठीक है, तो जीन जो होता है वो होती है डीएनए का एक खंड जो कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो पूर्ण रूप आपको पता होना चाहिए। पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। डीएनए का फुल फॉर्म कई बार मतलब बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए तेजी से मत चले डीएनए, ऑप्शन बी डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, ऑप्शन डी मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। ठीक है, तो जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप होता है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए जो होता है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटिन जालिका के धागे अलग होकर एक छोटी और मोटी जड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र यानी जीन कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। इसमें डीएनए में क्या होता है कि जो एक पीढ़ी की जो सूचनाएं होती हैं वो जो है छोटी सी मोटी छड़ जैसी रचना में, छोटी और मोटी छड़ जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं और उसमें सारी जानकारी जो होती है वो संरक्षित हो जाती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, यही डीएनए का कार्य होता है। इसका फुल फॉर्म है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है,
तो आगे का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों का रंग किसके कारण होता है? बालों का रंग काला सफ़ेद जो होता है वो किस कारण होता है? तो ऑप्शन ए पेप्टिन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी केराटिन, ऑप्शन डी कैरोटीन। ठीक है, तो बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन जो होता है वो प्राकृतिक जो है पिगमेंट है जो अधिकतर जीवों में पाया जाता है सिवाय मकड़ी, यानी मेलानिन जो होता है वो मकड़ी में नहीं पाया जाता है, बाकी ज़्यादातर में पाया जाता है। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप जो होता है यूमेलानिन जो होता है वो कहलाता है। जीवों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? यूमेलानिन। यूमेलानिन ये आप ध्यान रखिएगा, जो काले भूरे रंग का होता है। इसकी जो कलर है वो कैसा होता है? यूमेलानिन का जो होता है कलर वो होता है काले और भूरे रंग का। तो बाल हमारे जो होते हैं वो काले भी होते हैं, भूरे भी होते हैं। ठीक है, ये किस कारण होते हैं? ये होते हैं मेलानिन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं? मूलतः होता क्या है? एंजाइम किसके बने होते हैं और क्या होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वसा। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो मूलतः जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन। अगर एंजाइम्स की जिक्र करें तो ये मतलब मूलतः होते क्या हैं? ये होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब जीन को पहचानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जीन एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी सीक्वेंस असेंबली, ऑप्शन सी एनोटेशन, ऑप्शन डी प्रो प्रोटियोमिक्स। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एनोटेशन। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है एनोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो सब मानव शरीर की बात कर रहा है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में जो होती है वो होती है ऑक्सीजन। मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं, 6 तत्व, 6 है ना, 6 तत्व होते हैं। उसमें क्या है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं ये समझते हैं। इसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है जो कि होती है 65%। ठीक है, अन्य तत्व जो कि कार्बन हो गया वो 18%, हाइड्रोजन है वो 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस जो होता है वो 1% पाई जाती है। इसी से मिलकर हमारा जो है मानव शरीर बनता है और कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन जो है किसका एक अभिन्न अंग है? ठीक है, अभिन्न अंग वो है वो किसका है? प्रोटीन मतलब मुख्यतः होता क्या है? ऑप्शन ए एंटीबॉडी, ऑप्शन बी इनमें से सभी, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। प्रोटीन क्या होता है? एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली का एक अभिन्न अंग है, यानी इनमें से सभी का एक अभिन्न अंग है। किसका किसका? एंटीबॉडी, एंजाइम्स और कोशिका झिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? कौन सा दूध का प्रोटीन है? ठीक है, ऑप्शन ए ग्लाइसिन, ऑप्शन बी गैलेक्टोज, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन डी केसीन। ठीक है, तो अभी हमने बताया भी था केसीन के बारे में। ठीक है, तो केसीन दूध का प्रोटीन है। केसीन प्रोटीन एक फास्फोप्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। यह गाय के दूध में लगभग 80% तथा मानव में 20% पाया जाता है, जो हमारी मांसपेशियों के लिए आवश्यक होता है। केसीन क्या होता है? वो मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन होता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, थैंक्स।